अब एफपीआई देखोगे ना, अब तो भारत के अंदर 22 में माइनस में हुआ था, क्योंकि ये कोरोना वोरोना के कारण हुआ था। और 25 में 2.7 अमेरिकन बिलियन डॉलर है। 24 में ये 41 अमेरिकन बिलियन डॉलर था। जब इकोनॉमी अच्छी कंडीशन में होती है ना, तो फिर पैसे आते खूब है। इकोनॉमी बुरी कंडीशन में होती है तो जाते, अभी जैसे ये 26 में माइनस में गया, क्यों? क्योंकि इस समय शेयर मार्केट अपने सबसे गिरे हुए स्तर पे है। तो वित्त वर्ष 26 के दौरान एफपीआई में उतार चढ़ाव देखा गया, जो मुख्य रूप से घरेलू व्यापारिक आर्थिक कारकों की बजाय वैश्विक कारकों के कारण हुआ है। घरेलू कारणों के कारण नहीं हुआ, बल्कि वैश्विक कारणों के चलते हुआ है। आंकड़े अस्थिरता दर्शाते हैं। 6 माह में नेट आउटफ्लो, 3 माह में पर्याप्त नेट इनफ्लो देखा गया है। परिणाम स्वरूप वर्ष दर वर्ष के लिए मामूली निवल विशेष रहा। ठीक है, ये छोटे मोटे पॉइंट है। तो ये वित्त वर्ष सभी में बहिर्वाह की अवधि वैश्विक वित्तीय स्थितियों के सख्त होने के समय के साथ मेल खाती है। अमेरिकन ट्रेजरी यील्ड में वृद्धि, जो अक्सर उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की संपत्ति और सुरक्षित निवेश को बढ़ावा देती। ये मैं लाइन समझाता हूँ आपको, ये समझ में नहीं आई होगी। अमेरिकन ट्रेजरी यील्ड, अब जैसे मेरे पास मान लो पैसे हैं, मुझे इन्वेस्ट करना है। अब मेरे पास कई सारे ऑप्शन है। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड खरीद सकता हूँ, जी सेक जैसे हमने कल बात की। मैं शेयर मार्केट में डाल सकता हूँ। मैं अमेरिका के गवर्नमेंट के जो सिक्योरिटी पेपर है वो भी खरीद सकता हूँ। दुनिया भर में जब संकट आता है ना, तो इन्वेस्टर्स गवर्नमेंट की सिक्योरिटी खरीदते हैं। उनको पता है कि इसका कभी भी पतन होने वाला नहीं। जैसे ही ये युद्ध वगैरह स्थितियां खराब होती हैं, तब लोग अमेरिका के बॉन्ड खरीदते हैं, ट्रेजरी यील्ड खरीदते हैं। इसको कहा जाता है फ्लाइट टू सेफ्टी। लोग दुनिया भर से पैसा अपना निकाल निकाल के क्या खरीदते हैं? अमेरिका के बॉन्ड खरीदते हैं। सुरक्षा के लिए फ्लाइट करना। जैसे भारत का शेयर मार्केट उनको लगेगा कि डाउन जा रहा है, यहां से निवेशक पैसा निकाल के फ्लाइट टू सेफ्टी सीधा कहां इन्वेस्ट करेगा? अमेरिका के अंदर। इस चक्कर में अपने जैसे देश जो है, उनके शेयर मार्केट गिर जाते हैं। तो ये स्थितियां इसमें आती है। तो विदेशी निवेशकों ने भारतीय साझेदारी अब थोड़ी थोड़ी कम कर दी। यहां तक कि स्वैच्छिक प्रतिस्पर्धा का जो मार्ग है उसमें भी अनियमितताएं देखी गई है। मतलब कहने का साफ मतलब है कि एफपीआई कम हो रहा है, घरेलू कारणों से नहीं हो रहा है, इंटरनेशनल कारणों से हो रहा है। और वैश्वीकरण के बाद आपको पता है, इकोनॉमी केवल घरेलू कारकों से प्रभावित नहीं होती, बल्कि वैश्विक कारकों से भी। अब आप देख ही रहे हो, लड़ रहे हैं ईरान, इजराइल, अमेरिका। और पेट्रोल पंप माथे गाड़ी रे माथे लोडा दे दी एक भर रहे हुए तेल। काल एक वीडियो आई, देखे थे? जाने कोई जिंदगी भर हुए रे हमें पासो तेल भराना पड़ेगा, तो वो क्यों क्यों करे? तो 5 लीटर हलो आ है, क्या जरूरत थी उसको ऐसे करने की? ऐसे कर करके बाड़मेर में कल पेट्रोल खत्म करवा दिया। आज तो खूब पड़ा है, वापस अप्लाई आ गई, खूब दिक्कत नहीं थी वो। उन्होंने खत्म क्यों हुआ? क्योंकि सब चले गए पेट्रोल पंप पे। अब मेरी बच्ची मुझे कल पूछती है, पापा ये पेट्रोल पंप पे पेट्रोल क्यों नहीं मिल रहा है? मैंने कहा देख बेटा, एक उदाहरण देता हूँ समझ। तो क्या हुआ मैं बता, देख पानी पूरी का कोई गाड़ा आया तेरी गली में, तो क्या सारे घरों वाले ये बटियान कटोरियां ले लेके जाएंगे, तो क्या होगा? तो क्या पानी पूरी खत्म हो जाएगी। बस ऐसे ही हुआ। पेट्रोल पंप तो ठीक था, फिर सारे लोग गाड़ियां ले लेके वहां चले गए, तो क्या हुआ? तो पेट्रोल खत्म हो गया। बस यही स्थिति थी, सब चले गए। किसी ने कह दिया कि अब पेट्रोल वगैरह आगे आने वाला नहीं है, तो भाई एक बार गाड़ी भरा दोगे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होना, शांति से बैठे रहो ना, 2 दिन सप्लाई आ जाएगी। और एक पैनिक कर दिया मामला, और एक कृत्रिम तरीके से पेट्रोल पंप बंद कर दिए। ये हमारी कितनी गंदी आदत है। जबकि आप ईरान देखो, ईरान बर्बाद हो रहा है, बावजूद उसके आपने किसी एक सिंगल नागरिक ने ईरान की गवर्नमेंट के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। मुद्रास्फीति 1000% से ऊपर चली गई है, करोड़ रुपए के नोट जारी कर दिए, लेकिन जनता पूरी एक हो रखी ईरान की। अमेरिका की हार यही है कि ईरान की पॉपुलेशन पूरी एक हो रखी। एकता उसे कहते हैं, जब देश संकट में है तो लोग सब साथ में। ऐसे नहीं कि अव्यवस्था कर दें, चीजें नहीं मिल रही मूलभूत वहां पे, लेकिन नागरिक कह रहा है कि हम चलाएंगे कैसे भी करके। आप तो जवाब दीजिए, जैसा होगा देख लेंगे। ऐसा नहीं कि पेट्रोल ले जाए। बस अपने मीडिया वाला दिख रहा हैंग 11 हो गया, आई नहीं पेट्रोल, अफरा तफरी बंद हो गया पेट्रोल पंप मोटे। मारे जोड़े तो एसपी कलेक्टर वैन यहाँ बेल पुलिस वाला फोन करो, यहाँ करो, ए जता भी ये घूम रही है, उठाई टेको जेल में थोड़ी देर, घंटों देर यहाँ उठाओ महीनों। फालतू पूरी मीडियाबाजी करके, और एक पैनिक कर दिया, लोगों को भी पैनिक कर दिया। जबकि ऐसी स्थितियां जनरली होती नहीं है, थोड़ा ध्यान शांति रखे तो सप्लाई आ जाती है।
लेकिन ना कल एक डोकरो आयो हम मनो के पेट्रोल पंप भाई साहब केत मळे मैं थारे पेट्रोल है तो 40 किलोमीटर पड़ी तो 40 किलोमीटर तो चला पहला 40 किलोमीटर थाने के जानो थारे ये उम्र में थे के जाओ तो मैं तो कहीं टाबर लेना ले जाना को स्कूल छोड़ी आवन स्कूल कितनी किलोमीटर किलोमीटर तो भाई 20 किलोमीटर थना दोनों बैठ 20 दिन चले रन 20 दिन तो पेट्रोल आ जाए तो पासो भरा देइए तो ही भराऊं तो रोन मानसिकता देखो आप। चलो ये देखो आप इसमें ये तो कुछ नहीं है ये ऊपर नीचे हुआ वही बताया गया है। अब आते हैं विदेशी मुद्रा स्टॉक पे। ये समझते हो मुद्रा स्टॉक? हमने शुरू में एक बात की थी फॉरेक्स की बात की थी ना फॉरेक्स की फॉरेन एक्सचेंज जिसे हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किसकी कस्टडी में रहता है? आरबीआई। इसमें कितनी मदें होती है? 4। कौन कौन सी? एक होती है फॉरेन करेंसी एसेट्स होता है एक मैंने आपको बताया था क्या गोल्ड और मैंने बताया था आपको एसडीआर और एक क्या बताया था आरटीपी। ये 4 चीजें मिलके क्या कहलाता है? फॉरेक्स कहलाता है। और मैंने आपको बताया था कि फॉरेक्स क्या काम आता है दुनिया भर के दूसरे देशों को पेमेंट करने का काम कौन करता है? फॉरेक्स करता है। रुपए की कीमत को सेट करने का काम कौन करता है? फॉरेक्स करता है। और ये जितना हमारे पास में अधिक होगा उतनी इकोनॉमी मजबूत मानी जाती है। 1990 91 92 की मैंने बात बताई थी उस समय ऐसी स्थिति आई थी हमारे पास में 2 दिन का पेमेंट मतलब 2 सप्ताह मैक्सिमम कर लो 2 सप्ताह पेमेंट करने का ही फॉरेक्स बचा था। आज हमारे पास में लगभग 2 साल के पेमेंट करने की क्षमता है। तो फॉरेक्स की स्थिति अभी क्या है? 16 जनवरी को जो आंकड़ा आया उसमें हमारे पास में फॉरेक्स कितना हो गया है? 701.4 बिलियन डॉलर। मतलब 2 से 2.5 साल तक हम दुनिया से सामान खरीद सकते हैं भले 1 रुपया भी नया नहीं आए। हालांकि उसकी रिपोर्ट हर महीने में आती रहती है तो ये आंकड़ा याद करने की जरूरत नहीं है आपको बट हाँ दिमाग में रखना है कि काफी बड़ा है। आज तक हमारे पास में हाईएस्ट पहुंचा था एक बार 22-23 में 704.89 बिलियन डॉलर फॉरेक्स है हमारे पास में। 2025 के अंत में ये थोड़ा घटा था और अब ये वापस बढ़ा हुआ है। इसको प्रारक्षित निधि भी कहते हैं। इसको हिंदी में क्या लिखा है इन्होंने? प्रारक्षित निधि लिखा है। वैश्विक जोखिम भावना में हुए बदलाव और पोर्टफोलियो बहिर्वाह की घटनाओं के बावजूद भी भारत की स्थिति अभी भी ठीक बनी हुई है क्योंकि जब इन्वेस्टर्स पैसा बाहर निकालते हैं ना तो फॉरेक्स डाउन हो जाता है। तो इन्वेस्टर्स ने बहिर्वाह किया है पोर्टफोलियो बहिर्वाह की घटना हुई है लोगों ने पैसे बाहर निकाले हैं उसके बावजूद भी हमारा जो फॉरेक्स है वो सस्टेन बना हुआ है नीचे नहीं आया। आज भी 700 बिलियन अमेरिकन डॉलर के आसपास बना हुआ है। ये भारत के लिए सबसे पॉजिटिव बात है आरबीआई की इफिशियंसी को दर्शाता है मतलब आरबीआई की क्षमता को दर्शाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इतना बढ़िया काम करता है ना तो कोई सरकार के प्रभाव में आता है ग्लोबल सिचुएशंस पे पूरी नजर रखता है डोमेस्टिक मार्केट पे पूरी नजर रखता है और देश को हर सिचुएशन से बाहर निकालने की क्षमता रखता है। इन्फ्लेशन को बराबर रखता है ना ऊपर जाने देता है ना नीचे आने देता है। रुपए और डॉलर की जो वैल्यू है इसको मैनेज करके रखता है। अभी थोड़ा रुपया डाउन हो रखा है अब देखना आरबीआई जिस दिन आरबीआई को लगेगा ना कि रुपया डाउन है और चीजें नेगेटिव जा रही है उस दिन ये मैनेज कर देंगे ये मैनेज करके और नीचे ला सकते हैं इनको पता है। लेकिन इस समय उनको पता है ये करना देश के लिए नुकसानदायक हो जाए क्योंकि निर्यात अधिक है इस समय और निर्यात अधिक है तो ये डाउन होना हमारे निवेशकों के फायदे में। तो चुपचाप देखते रहो बस वॉच करते रहते हैं ये और ये सारा काम आरबीआई करती है। विदेशी मुद्रा वगैरह ये पेमेंट पॉलिसीज आपको क्या लगता है इकोनॉमी इतनी आसानी से चलती है? एक एक घटना पे नजर रखना पड़ता है। बाकी इंडिया जैसे देश में जहां सिविक सेंस जीरो नागरिकों की समझ जीरो है यहाँ पे कोई भी 2 लोग आपको रोड पे बीच में 2 ड्राइवर आपस में बातें करने लग जाएंगे लारे भले जाम लागे। सिविक सेंस देखो इतनी देर में अरब में उठाई फांसी टेक दे बहता बहता गेट खोले गुट को थूक दे बताओ बहता बहता माउंटे में उतरो बाहर आवे जोने को गटर खुलियो आपने देखा नहीं कभी खोले ध्यान को नहीं कितनी देर में करतो करतो है कराओ जाओ पूरा सिविक सेंस जीरो। सिविक सेंस का मतलब होता है नागरिकों की समझ। अगर यहाँ पे कोई कह देना कि पेट्रोल की थोड़ी कमी है ध्यान रखना तो जावे पास 4-5 जना के काम गया वो तेल भराने वास्ते भले तेल टंकी फुल है और बावजूद ही भराना हुआ सिविक सेंस जीरो। जेके घरे गैस रो चूल्हो कोनी वही टंकी ले जा रही हो गाले क्या मतलब था? यहाँ के नागरिक जब किसी देश में बड़े लेवल पे ये स्थितियां हो ना उस देश की इकोनॉमी को संभाल के रखना कोई आसान काम बिल्कुल नहीं है।
क्योंकि यूरोप थोड़ी है या अमेरिका थोड़ी है जहां नागरिकों की समझ जबरदस्त होती है। यहाँ समझ के मामले में लाइट चोरी करो, अभी कौन डाल जाओगे, कौन याद आते जन, आप चले जाओ गाँव में क्या हो रहा है, बिल नहीं भरेंगे भाई साहब, बिल क्या वर्षों में, तो लाइट लो बिल को भरो ना, बिल नहीं भरेंगे, भाड़ों को दियो नहीं गाड़ी में है बताओ, अरे बस में बैठा हो भाड़ो मारे को है कौन, थारे को नहीं है तो क्यों चढ़ियो, हमारे घर जानो है 10 रुपया ले रहा, आधो भाड़ो दई, आधो की तू बूटू हुए तुम्हें की आधो भाड़ो दई, स्टाफ है, अरे स्टाफ है तो भाई कैसा स्टाफ है, तो तेल तो लाना पड़ेगा ना उसको कहीं से, सिविक सेंस जीरो। ऐसे देश में आरबीआई का रोल बहुत बढ़ जाता है। हमारे यहाँ पे क्या है कि लोगों की माइंडसेट बड़ा गलत गंदे तरीके से काम करता है, यहाँ पे कोऑपरेटिव नेचर बिल्कुल नहीं है। पर्याप्तता के संदर्भ में देखा जाए तो हमारी निधि, अच्छा, 11 माह से अधिक की वस्तु आयात को सुरक्षित करने और 25 के अंत तक विदेशी ऋण के लगभग 94% तक के भुगतान के लिए पर्याप्त है। क्या लिख रहा है ये कि हमारे पास में जितना भी हमने विदेशों से पैसा उधार ले रखा है, हम 94% पैसा 1 मिनट में चुका सकते हैं, इतना पैसा हमारे पास में फॉरेक्स के रूप में है। मतलब आज जो भी हमारे लोन लिए हुए ना दुनिया से, उनको लोन को उतारने की 94% तो पैसा आरबीआई के पास आज ही पड़ा है, तो क्यों नहीं उतारे, पड़ा, क्योंकि इसका ब्याज अधिक मिलता है और वो ब्याज देना कम पड़ रहा है, इसलिए उतारो ही मत ना, उतार के क्या करना है, इसके इन्वेस्टमेंट में 6-7% मिल जाते हैं, 5% मिल जाते हैं, और जो लोन लिए हुए वो 2-2.5% भी लिए हुए हैं, तो ठीक है ना, ब्याज ही भरो ना, क्या दिक्कत है। और अगर केवल आयात ही करें, निर्यात ना हो, तब भी हम लगभग 11 महीने से अधिक, मतलब 1 साल के भुगतान इजीली कर सकते हैं, केवल आयात करें तो, मतलब कोई वस्तुएं खरीदें बेचे कुछ नहीं, तब भी हमारे पास में साल भर का बिल भुगतान करने का पैसा है, ये इससे यूज होता है, किससे, फॉरेक्स से। तो समझ में कोई बात कि हम अगर कतर से गैस खरीदते हैं तो पैसे किस में देंगे, डॉलर से ही तो देंगे, और डॉलर कहां से जाएगा, फॉरेक्स से जाएगा, ठीक है। ये स्थिति है। 2010 में ये 300 यूएस बिलियन डॉलर से भी कम थी, और 14 में 300 के आसपास था, और 25 में आते आते 26 में आते आते ये 701 हो गया, पिछले 10 साल में ये डबल से भी अधिक हो गया। अब इसकी लाइन आपको ये याद रखनी है, क्या याद रखोगे कि भारत का फॉरेक्स लगातार बढ़ रहा है, फॉरेक्स निरंतर बढ़ रहा है, निरंतर बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखो, एक बात तो ये समझ में आ गई। अच्छा अब देखिए, अब इस फॉरेक्स में मैंने आपको क्या कहा था, 4 चीजें होती हैं, कितनी, 4। एक होता है फॉरेन करेंसी एसेट्स, फॉरेन करेंसी एसेट्स का मतलब समझे, डॉलर, पाउंड, युआन, फ्रैंक, मैंडरिन, ये सारे, मतलब जो दुनिया की मुद्राएं हैं उनको क्या कहते हैं, फॉरेन करेंसी एसेट्स कहते हैं। दूसरा जो पोर्शन होता है फॉरेक्स में वो किसका होता है, गोल्ड का। तीसरा होता है आईएमएफ की मुद्रा है एसडीआर उसका, और चौथा होता है आरटीपी का। आरटीपी वो होता है जो एसडीआर का वो भाग जो हम किसी को उधार देते हो, आरटीपी कहलाता है। आरटीपी ऑल्सो इज ए पार्ट ऑफ द एसडीआर, समझ में आई बात। तो 4 भाग होते हैं, 4 में सबसे अधिक योगदान किसका है, उसके बाद किसका है, उसके बाद किसका है, और उसके बाद किसका, अरे मोटी गणा हुआ रहा, एसडीआर, उसके बाद किसका है, आरटीपी का। ये बात यहां लिखी हुई है। अब देखो ये जो ग्रीन है, लाइट ग्रीन देख रहे हो आप, ये लाइट ग्रीन है एफसीए, है देखो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये कलर किसका है, एफसीए का। तो पूरे इस पिलर में सबसे बड़ा योगदान किसका है, एफसी लिखा है, ये फॉरेन करेंसी एसेट्स, मतलब फॉरेक्स में हमारा जो 700 बिलियन डॉलर के आसपास का जो फॉरेक्स है, उसमें सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन किसका है, एफसी का। एफसी क्या होती है, फॉरेन करेंसीज, दुनिया भर की, जैसे आरबीआई के पास में जापान का येन बड़ा है, ब्रिटिश पौंड बड़ा है, अमेरिकन डॉलर होगा, इस तरह से युआन होंगे, फ्रैंक होंगे, यूरो होंगे, ये सारे मिला के क्या कहलाते हैं, एफसी कहलाते हैं, फॉरेन करेंसी एसेट्स कहलाती है। दूसरे नंबर पे देखो कौन है, ये आ जाता है गोल्ड, गोल्ड के कलर का लिया इन्होंने भी। तो एफसीए के बाद में दूसरे नंबर पे क्या आ जाता है, गोल्ड आ जाता है, कि भारत के फॉरेक्स में सबसे अधिक हिस्सा किसका, उसके बाद किसका है, इस टाइप से आरोही अवरोही क्रम आ जाता है। दूसरा ये आ जाता है कि भारत का फॉरेक्स लगातार बढ़ रहा है, ये बात कितनी सही है, ये बात बिल्कुल सही है, लगातार बढ़ता जा रहा है। और तीसरे नंबर पे आ जाता है कौन, एसडीआर। चौथे नंबर पे कौन आ जाता है, आरटीपी, ठीक है, जिसको हम रिवर्स ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। तो इस तरह से 4 कंपोनेंट्स होते हैं फॉरेक्स के अंदर, कितने, 4 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन करता है,
एफसीए करता है, उसके बाद में गोल्ड, फिर एसडीआर। एसडीआर होता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स बोलते हैं उसको। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स मतलब ये आईएमएफ से कोई उधार ले आता है ना, तो वो आईएमएफ डॉलर में भुगतान नहीं करता, आईएमएफ केवल एक पेपर देता है जिससे हम एसडीआर कहते हैं। वो एसडीआर किसी भी देश को देख के आप पैसे लेके आ जाओ। तो ये किसकी मुद्रा है, किसकी है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की मुद्रा क्या कहलाती है? इसको पेपर गोल्ड कहा जाता है। क्या कहते हैं? पेपर गोल्ड। पेपर गोल्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि एसडीआर एक सोने के रूप में भूमिका निभाता और होता एक पेपर ही है। इस फॉरेक्स पे मैंने 4 एक साल पहले ना एक क्लास ली थी, यूट्यूब पे डाली थी, 20 एक मिनट की, अलग से पूरी। तो अगर ज्यादा जानने की इच्छा हो ना, आपका मन हो कि इसमें और थोड़ा डिटेल से जानते हैं, तो यूट्यूब की प्ले लिस्ट में जाके चेक करोगे तो एक प्ले लिस्ट में है ऐसे इश्यूज पे बात की हुई है, और फॉरेक्स अलग वीडियो बना हुआ है। हालांकि आपके सेकंड ग्रेड में तो देखो नहीं आएगा, लेकिन सामाजिक के जो स्टूडेंट है ना, जहाँ आरबीआई के कार्य कोर्स में होते हैं, वहां फॉरेक्स रिजर्व आरबीआई की कस्टडी में होता है, तो सबसे बड़ा काम है आरबीआई का ये। इच्छाएं हो तो आप उसको देख लेना, वहां थोड़ा और डिटेल में मिल जाएगा। बाकी मोटा मोटा मैंने आपको ये बता दिया है।